जय हिंद। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। बायोडाइवर्सिटी की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे कुछ अदर मैट्रिक्स के बारे में जो कि रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी से हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। जैसे सबसे पहले बात की गई है प्रोविजनिंग सर्विसेज के बारे में। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इससे हमें फूड मिलता है, वैरायटी ऑफ फूड हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। फॉर एग्जांपल हमें फ्रूट्स मिलते हैं, हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, हमें एनिमल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये सोर्स है हमारे फूड का। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इससे हमें फ्रेश वाटर भी मिलता है। अगर कोई इकोसिस्टम हेल्दी है तो ये जो हेल्दी इकोसिस्टम है ये वाटर साइकिल को रेगुलेट करेगा, और अगर वाटर साइकिल कॉन्स्टेंटली रेगुलेट होगी तो क्लीन वाटर सप्लाई हमें मिलेगी। वाटर सप्लाई इजीली हमारे लिए एसेसिबल होगी। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसके थ्रू हमें फ्रेश वाटर भी मिलता है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इससे हमें टिम्बर मिलती है, इससे हमें फाइबर मिलता है, इससे हमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं जो कि यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन में, जो कि यूज़ होते हैं पेपर में, जो कि यूज़ होते हैं टेक्सटाइल्स में। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इससे हमें टिम्बर मिलता है, इससे हमें फाइबर मिलता है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बड़ा ही रिच मेडिसिनल रिसोर्स भी है। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि इस बायोडाइवर्सिटी से, जो कि डाइवर्स स्पीशीज से हमें मिलते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो कि हमें फॉरेस्ट ड्रिवन रिसोर्सेज से मिलती हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये जेनेटिक रिसोर्स भी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना बेहतर तरीके से ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को रन किया जा सकता है, उतना बेहतर तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को एडवांस किया जा सकता है। बेसिकली R&D में ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोविजनिंग सर्विसेज की अगर बात करें तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इससे हमें फूड मिलता है, इससे हमें फ्रेश वाटर मिलता है, इससे हमें टिम्बर और फाइबर मिलता है, इससे हमें मेडिसिनल रिसोर्सेज मिलते हैं, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिसोर्स भी है। अगर बात करें रेगुलेटिंग सर्विसेज के बारे में तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये क्लाइमेट को रेगुलेट करती है। बायोडाइवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ओशंस होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करते हैं, कम करते हैं। पॉलिनेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये जो पॉलिनेशन है ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें बीज देखने को मिलती हैं, उसमें बटरफ्लाइज देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो भी इस बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और प्लांट्स पॉलिनेशन कर पाते हैं, उससे इवेंचुअली फ़ायदा कैसे होता है, हमें फ़ायदा होता है। पेस्ट कंट्रोल में भी ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत मदद करती है। जो नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं वो पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं। ये जो पेस्ट होते हैं इनके कॉम्पिटिटर्स भी बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलते हैं, और अगर कॉम्पिटिटर्स बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलेंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहेगी। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बेहद इंपॉर्टेंट है सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी में वेरियस स्पीशीज होने की वजह से डीकम्पोजिशन देखने को मिलता है, न्यूट्रिएंट साइकिल देखने को मिलती है, और ये जो डीकम्पोजिशन है, ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, ये सॉइल हेल्थ को मेंटेन करती है। बेहद इंपॉर्टेंट ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हेल्प करती है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में। हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमारे जो ओशंस हैं वो कार्बन को एब्जॉर्व करते हैं और स्टोर करके रखते हैं एक लंबे टाइम पीरियड तक। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है उसको सिक्वेस्टर करने में फॉरेस्ट का और ओशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर बात करें रेगुलेटिंग सर्विसेज के बारे में तो ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ये क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, ये पॉलिनेशन में हेल्प करती है, ये पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है, ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, और ये कार्बन को सिक्वेस्टर करने में हेल्प करती है। कल्चरल सर्विसेज की अगर बात करें तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी रिक्रिएशनल वैल्यू है, इसकी टूरिज्म वैल्यू है। टूरिज्म वैल्यू है, रिक्रिएशनल वैल्यू है, आपको समझ में आता है। इसकी एस्थेटिक वैल्यू है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है
इसको देखने के लिए लोग जाते हैं, प्लेजर के लिए लोग जाते हैं, लोगों को यहाँ जाने के बाद सुकून मिलता है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू भी है, इसकी रिलीजियस वैल्यू भी है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री में सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, उनको पूजा जाता है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन में और रिसर्च में। और अगर बात करें सपोर्टिंग सर्विसेज के बारे में, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। ये जो इकोसिस्टम है ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है और इसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं, उनकी ग्रोथ एडिक्वेटली हो पाती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में ऑलरेडी हमने इससे पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइमरी प्रोडक्शन में। ये जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं बिकॉज बायोडाइवर्सिटी है। और फोटोसिंथेसिस इज द मेन सोर्स ऑफ फूड। अल्टीमेटली इस फोटोसिंथेसिस की वजह से ही हमें फ्रूट्स मिलते हैं, हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, हमें फूड मिलता है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हैबिटेट के अंदर। डाइवर्स हैबिटेट्स जो हैं वो अलग अलग रेंज ऑफ स्पीशीज को सपोर्ट करती हैं। अगर हैबिटेट नहीं होता तो ये जो अलग अलग स्पीशीज हैं इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हैबिटेट में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक डाइवर्सिटी में। और जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे एडेप्टेबिलिटी जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एडेप्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी उतना बेटर सिनेरियो होगा। ये जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी हैं ये ऐसी हैं कि इनके बारे में आप खुद से पढ़ सकते हो, आप खुद से समझ सकते हो। ये जितनी भी सर्विसेज हमने पढ़ी हैं इनके बारे में ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। बस आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि लिखने के टाइम पे इन चीज़ों को आप लिखोगे कैसे। होपफुली इजी सा टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बायोडाइवर्सिटी हैं ये होपफुली आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद बात आती है इंडिकेटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के इंडिकेटर्स क्या हैं? देखो, इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर है। हमें बायोडाइवर्सिटी का स्टेटस जानना है, ट्रेंड्स जानने हैं, थ्रेट्स जाननी है, हमें वो डेटा चाहिए। ये इंडिकेटर्स क्या हैं? ये बेसिकली ऐसे टूल्स हैं, ऐसे मैट्रिक्स हैं, ऐसा डेटा है जिसके थ्रू ये जो ट्रेंड्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, ये जो स्टेटस है बायोडाइवर्सिटी का, ये जो थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी की, इनको एडिक्वेटली स्टडी किया जा सकता है। इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो एक इकोसिस्टम इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। ये जो इकोसिस्टम इंडिकेटर्स हैं ये इकोसिस्टम की हेल्थ और फंक्शनैलिटी को मेजर करते हैं। कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम है वो कितना हेल्दी है, कितना हेल्दी नहीं है, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको मेजर किया जाता है इन इकोसिस्टम इंडिकेटर्स के थ्रू। और जब बात होती है इकोसिस्टम इंडिकेटर्स के बारे में तो बात होती है हैबिटेट क्वालिटी के बारे में। वो जो इकोसिस्टम है, वो जो हैबिटेट है, उसकी क्वालिटी कैसी है। बात होती है स्पीशीज प्रेजेंस के बारे में। किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ अगर जाननी है तो उसमें स्पीशीज का प्रेजेंस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर स्पीशीज जो हैं वो एडुकेटली प्रेजेंट हैं, अच्छे से प्रेजेंट हैं, हेल्दी हैं, तो क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इकोसिस्टम हेल्दी है। अदरवाइज इकोसिस्टम हेल्दी नहीं है। ये जो इकोसिस्टम इंडिकेटर है इसमें बात होती है इकोसिस्टम की प्रोसेसेस के बारे में। इकोसिस्टम की जो भी प्रोसेसेस हैं अगर वो ठीक तरीके से ऑपरेट कर रही हैं तो इकोसिस्टम हेल्दी है, इकोसिस्टम ठीक से फंक्शन कर रहा है, अदरवाइज दिक्कत वाली बात है। तो ये जो इकोसिस्टम इंडिकेटर्स हैं इनमें इकोसिस्टम की हेल्थ और फंक्शनैलिटी को मेजर किया जाता है।
और इसके अंदर हैबिटेट क्वालिटी के बारे में बात की जाती है, स्पीशीज प्रेजेंस के बारे में बात की जाती है, इकोसिस्टम प्रोसेसेस के बारे में बात की जाती है। स्पीशीज प्रेजेंस की अगर बात करें तो 2024 में एक फिनोमिना नोटिस किया गया। हमारी जो गैंजेटिक डॉल्फिन हुआ करती थी वो वापस से इंडिया की गंगा रिवर में दिखाई देने लगी। और अगर गैंजेटिक डॉल्फिन वापस से गंगा रिवर में आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो गंगा रिवर का इकोसिस्टम है वो हेल्दी है फॉर गैंजेटिक डॉल्फिन। इकोसिस्टम प्रोसेसेस की अगर बात करें तो बहुत सारी प्रोसेसेस जो हैं वो इंडिकेट करती हैं हेल्दी इकोसिस्टम को। फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन है, कोई इकोसिस्टम ऐसा है जिसमें नेचुरली पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अगर वो पॉलिनेशन किसी भी रीजन की वजह से रुक जाए, इसका मतलब क्या है कि जो इकोसिस्टम की प्रोसेसेस हैं वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही हैं, जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी नहीं है। और अगर पॉलिनेशन बढ़िया तरीके से चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इकोसिस्टम की प्रोसेसेस ठीक तरीके से फंक्शन कर रही हैं। बहुत सारी इंडिकेटर स्पीशीज देखने को मिलती हैं, और अगर इंडिकेटर स्पीशीज का प्रेजेंस इकोसिस्टम में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इकोसिस्टम हेल्दी है, इकोसिस्टम की जो प्रोसेसेस हैं वो ठीक तरीके से फंक्शन कर रही हैं। अगर इंडिकेटर स्पीशीज गायब हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इकोसिस्टम जो है वो हेल्दी नहीं है। तो एक है इकोसिस्टम इंडिकेटर्स और दूसरे होते हैं जेनेटिक इंडिकेटर्स। और जेनेटिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, ये बेसिकली जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसको एसेस करते हैं विद इन द स्पीशीज और बिटवीन द स्पीशीज। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसको एसेस किया जाता है इन जेनेटिक इंडिकेटर्स के थ्रू। और देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पिछले सेशन से ही हम ये बात कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं जेनेटिक इंडिकेटर्स के बारे में तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन हेल्थ के बारे में। जो वेरियस स्पीशीज देखने को मिल रही हैं उनकी पॉपुलेशन हेल्दी है या नहीं है वो देखा जाता है जेनेटिक इंडिकेटर्स में। जब हम बात करते हैं जेनेटिक इंडिकेटर्स के बारे में तो हम बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी के बारे में, हम बात करते हैं रेजिलियंस के बारे में। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो इसका एक मतलब क्या है, इसका एक मतलब ये भी है कि एडेप्टेबिलिटी हाई है, रेजिलियंस हाई है। और अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी लो होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो खतरा है, जो थ्रेट है वो तगड़ा है। अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे इंडाइसेस यूज किए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें तो एक लिविंग प्लेनेट इंडेक्स देखने को मिलता है। ये जो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है ये ट्रैक करता है पॉपुलेशन ट्रेंड्स ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज वर्ल्ड वाइड। जो भी वर्टिब्रेट स्पीशीज हैं उनके पॉपुलेशन में किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं उसको ट्रैक किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है इस लिविंग प्लेनेट इंडेक्स में। ये जो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है इसको कौन पब्लिश करता है, इसको जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पब्लिश करता है। कौन करता है, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसको पब्लिश करता है। ये जो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स है इसको CBD में रिकॉग्नाइज किया गया है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। देखो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स ये पब्लिश होता रहता है, इसके बारे में बेसिक तौर पे आपको पता होना चाहिए। कल को कोई क्वेश्चन आ जाए बायोडाइवर्सिटी के ऊपर तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई एक ऐसा इंडेक्स भी है जिसको लिविंग प्लेनेट इंडेक्स बुलाया जाता है, जिसको JSL, ZSL और WWF पब्लिश करता है, जो कि वर्टिब्रेट स्पीशीज की पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है उसको ट्रैक करता है, उसको मेजर करता है और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है CBD के अंडर। एक रेड लिस्ट इंडेक्स है, इसके बारे में फॉर श्योर आपको पता होगा। ये जो रेड लिस्ट इंडेक्स है ये मेजर करता है एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। जो भी स्पीशीज हैं उनके ऊपर एक्सटिंक्शन का, खत्म होने का कितना खतरा है उसको मेजर किया जाता है इस रेड लिस्ट इंडेक्स के अंदर। ये जो रेड लिस्ट इंडेक्स है ये अपना डेटा कहाँ से ड्राइव करता है, ये अपना डेटा ड्राइव करता है IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज से। ये जो रेड लिस्ट इंडेक्स है इसको यूज किया जाता है एज ऑफिशियल इंडिकेटर इन CBD एंड साइट्स। CBD और साइट्स में इसको ऑफिशियल इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जाता है। ये जो रेड लिस्ट इंडेक्स है इसके अंदर वेरियस कैटेगरीज में स्पीशीज को डिवाइड किया जाता है। एक एक्सटिंक्ट हो सकती हैं जो कि पूरे तरीके से खत्म हो गई हैं, ऐसी स्पीशीज जो पहले कभी प्लेनेट के ऊपर देखने को मिलती थी लेकिन अब पूरे तरीके से खत्म हो गई हैं। दूसरी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो सकती हैं। तीसरी
क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकती हैं, फिर एंडेंजर्ड हो सकती हैं, फिर वल्नरेबल हो सकती हैं, फिर नियर थ्रेटेंड हो सकती हैं, फिर लीस्ट कंसर्न हो सकती हैं, फिर कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिनसे रिलेटेड हमारे पास में डाटा जो है वो सफिशिएंट नहीं होता, उनको डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में रखा जाता है, और कुछ नॉट इवेल्युएटेड वाली कैटेगरी में रखी जाती हैं स्पीशीज जिनको इवेल्युएट ही नहीं किया गया होता है। इसके बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन हाँ चैप्टर में हैं और हमें एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर करना है, तो हम साथ के साथ देखते जा रहे हैं। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। नेशनल लेवल पे भी अगर बात करें तो हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उससे रिलेटेड फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड सेंसस कंडक्ट किया जाता है, वेरियस स्पीशीज जो हैं उनको लेके भी लोकल लेवल पे कई सारे स्टडीज़ को कंडक्ट किया जाता है। ये सब करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस साल आप पेपर दे रहे हो उस साल ये जो चीज़ें हैं उनके साथ में अपडेटेड रहना, उनके साथ में थोड़ा डेटा जो है उसको देख लेना। बहुत सिंपल सी बात है। इंडिकेटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या कहते हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए कई सारे क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो कई सारे क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स देखने को मिलते हैं इनके बारे में भी मोटा मोटा देख लेते हैं। एक टर्म है बायोडाइवर्सिटी फुटप्रिंट। ये जो बायोडाइवर्सिटी फुटप्रिंट है इसके अंदर मेजर किया जाता है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज का कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और इसके अंदर हम हैबिटेट लॉस को भी देखते हैं, स्पीशीज डिक्लाइन को भी देखते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी फुटप्रिंट है इसके अंदर क्या बात की जा रही है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज का कितना इम्पैक्ट है उसको मेजर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी फुटप्रिंट में। फिर दूसरा लाइफ की एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू बायोडाइवर्सिटी परफॉर्मेंस इन बिजनेस एंड पॉलिसी सेक्टर्स को एसेस किया जाता है। बिजनेस में और पॉलिसी सेक्टर्स में बायोडाइवर्सिटी परफॉर्मेंस किस तरीके की रहने वाली है या रही उसको एक्सेस किया जाता है लाइफ की के थ्रू। एक बायोडाइवर्सिटी यूनिट्स होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स हैं, और इनको यूज किया जाता है टू मेजर बायोडाइवर्सिटी वैल्यू एंड ऑफसेट। इसको कैसे समझें, कोई आप प्रोजेक्ट चलाने वाले हो, उस प्रोजेक्ट के तहत पेड़ वेड़ काटे जाएंगे, ट्रीज को रिमूव किया जाएगा, तो इकोलॉजिकल कंपनसेशन को कैलकुलेट किया जाता है इस बायोडाइवर्सिटी यूनिट के थ्रू। तो बायोडाइवर्सिटी यूनिट इट इज यूज्ड टू मेजर बायोडाइवर्सिटी वैल्यू एंड ऑफसेट्स। फिर एक है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स। सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो मेजर करता है प्रोबेबिलिटी दैट टू रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। दो आपने इंडिविजुअल्स रैंडमली सेलेक्ट किए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दो जो रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करेंगे। अब देखो, आप रैंडमली दो इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, अगर हर बार जब आप दो रैंडम इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट कर रहे हो वो दो अलग अलग स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसको बुलाया जाता है सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स। देखो, बायोडाइवर्सिटी फुटप्रिंट मोटे मोटे तौर पे ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इंपैक्ट है ऑन बायोडाइवर्सिटी उसको मेजर करने के काम में आता है। लाइफ की एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू ये मेजर किया जाता है, ये देखा जाता है कि बिजनेस और पॉलिसी सेक्टर्स में बायोडाइवर्सिटी परफॉर्मेंस कैसा है। बायोडाइवर्सिटी यूनिट्स इसको यूज किया जाता है टू मेजर बायोडाइवर्सिटी वैल्यू एंड ऑफसेट। सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स ये मेजर करता है प्रोबेबिलिटी को व्हेन टू रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। फिर एक है शैनन वेनर इंडेक्स। ये जो शैनन वेनर इंडेक्स है ये बायोडाइवर्सिटी को क्वांटिफाई करता है। बायोडाइवर्सिटी को क्वांटिफाई करता है शैनन वेनर इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, अंडमान आइलैंड के पास में कोरल रीफ सिस्टम में ये जो शैनन वेनर इंडेक्स है इसकी वैल्यू आई 3.5। जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू आ रही है उसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम है वो हाईली डाइवर्स है। फिर एक है मार्गलेफ रिचनेस इंडेक्स। ये जो मार्गलेफ रिचनेस इंडेक्स है ये स्पीशीज रिचनेस
रिलेटिव टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ सैंपल उसको मेजर करता है। आपने एक सैंपल लिया, फॉर एग्जांपल इस एरिया को आप सैंपल के तौर पे ट्रीट कर रहे हो, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ स्पीशीज है और कितनी स्पीशीज रिचनेस देखने को मिल रही है, इन दोनों का जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है उसको मेजर किया जाता है मार्गलेफ रिचनेस इंडेक्स में। फिर एक है पिलो इवननेस इंडेक्स। ये जो पिलो इवननेस इंडेक्स है ये मेजर करता है हाउ इवनली इंडिविजुअल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्पीशीज। स्पीशीज के अंदर कितना इवनली इंडिविजुअल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उसको मेजर किया जाता है इस पिलो इवननेस इंडेक्स में। फिर एक है बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट मैट्रिक। ये जो बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट मैट्रिक है ये एसेस करती है इंपैक्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और एक्शंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, कोई पर्टिकुलर एक्शन है, उसका इंपैक्ट क्या रहने वाला है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उसको मेजर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट मैट्रिक में। और फिर एक है इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल। ये जो इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल है ये आइडेंटिफाई करता है बायोडाइवर्सिटी रिस्क को, कि बायोडाइवर्सिटी रिस्क कितनी है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है इस इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल से। देखो, हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, ये जो टूल्स हैं ये ऐसा नहीं है कि हर रोज पूछे जाते हैं। अगर कभी इनमें से कोई न्यूज़ में आता है तो पूछा जाता है, कभी कोई हेडलाइन में आता है तो पूछा जाता है। बट हाँ, आप बेसिक तौर पर 2-4 नाम याद रखना, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है तो आपके दिमाग में 2-4 नाम होने चाहिए। बेसिक तौर पर चीज़ों को याद रखना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।